Hello guys and welcome back to Shikha Classes. In this video we are going to understand a short story, The Flood, written by Kamala Markande. Kamala Markande was actually a British Indian journalist as well as novelist. In short उन्होंने short stories नहीं लिखी हैं. The Flood actually part है उनके एक novel का जिसका नाम है Nectar in a Sieve. कमला मार्कंडे उनका एक सीडोनेम है, मीन्स फॉल्स नेम है, आप कह सकते हो उनका पेन नेम है. उनका ओरिजिनल नाम था कमला पूर्णया. शी मैरिड अ ब्रिटिशर हुज नेम वॉज बर्ट्रैंड टेलर, सो हर मैरिड नेम वॉज Kamala Taylor. She was born in Mysuru in the year 1924 and she left this world in 2004. At that time she was in London, England. रुक्मिनी और उनके हस्बैंड नाथन के एक्चुअली 7 बच्चे रहते हैं. सबसे पहली बेटी रहती है इरावती. जब इरावती का जन्म होता है तो उन्हें दुख ज़रूर होता है कि उन्हें एक बेटा जन्म नहीं हुआ, क्योंकि रुक्मिनी ये चाहती है कि वो एक बेटे को जन्म दे और जब वो बेटा बड़ा होता तो नाथन को खेती करने में मदद करता. लेकिन ये दुख कुछ ही समय का रहता है. जैसे जैसे वो उस बेटी से, अपने बच्चे से अटैच होते चले जाते हैं, इरावती उनके आँखों का तारा बन जाती है. वो उसे बहुत प्यार करते हैं. 6 साल तक उन्हें कोई बच्चा नहीं होता और फिर रुक्मिनी एक इंग्लिश डॉक्टर केनी से मिलती हैं और वो अपने इनफर्टिलिटी को उनसे ट्रीट कराती हैं. उस वक्त का ज़माना था हमारे देश में, इन बातों को लेकर के हम किसी भी स्ट्रेंज मैन से बात नहीं करते थे और इसीलिए इरावती जब केनी से सजेशंस लेती है या अपनी इनफर्टिलिटी को ट्रीट कराती है तो ये इस बात का जिक्र वो अपने हस्बैंड नाथन से नहीं करती है. और उसके ट्रीटमेंट के बाद वो लगातार 6 लड़कों को जन्म देती है जिनके ये नाम रहते हैं. वैसे तो रुक्मिनी विलेज के हेडमैन की बेटी रहती है, पढ़ी लिखी भी रहती है. उस ज़माने में जब महिलाएं क्या, वुमेन क्या, मेन भी पढ़ाई नहीं करते थे. लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसे होते, उसके पिता की कंडीशन ख़राब होने लगती है. जब ब्रिटिशर्स आते हैं और उनका दबदबा होता है, उनकी रूलिंग वहाँ चलने लगती है और रुक्मिनी के 3 बहनों की शादी करने के बाद उनके पिता के पास इतने पैसे नहीं रहते, इतनी डाउरी मनी नहीं रहती कि वो रुक्मिनी की शादी किसी बड़े घर में करते. इसीलिए वो रुक्मिनी की शादी नाथन से कर देते हैं जो एक टेनेंट फार्मर रहता है. मीन्स कि जिस ज़मीन पे वो खेती करता है वो एक्चुअली उसकी ज़मीन नहीं रहती, वो रेंट पे किसी बड़े ज़मींदार से लिया होता है, उसका वो रेंट देता है. हालांकि रुक्मिनी जब शादी करके आती है और देखती है कि उसके हस्बैंड का घर मिट्टी का है तो उसे दुख बहुत होता है, पर इस दुख को वो अपने चेहरे पर नहीं आने देती और ना ही नाथन को फील होने देती है. वो बहुत ही समझदार लेडी रहती है और कम पैसे में भी वो अपने घर को बहुत अच्छे से चलाने की कोशिश करती है. नाउ ये जो सेक्शन हम डिस्कस करने जा रहे हैं अभी, फ्लड के टाइम का सेक्शन है. ये जो फ्लड आता है इसके ठीक पहले ही इरावती की शादी हो, गांव है तो कम एज में ही शादी हो जाती है. इनफैक्ट रुक्मिनी की भी शादी तभी हो जाती है जब वो सिर्फ 12 साल की रहती है. उसी तरह से इरावती की भी शादी कम उम्र में हो जाती है. हालांकि रुक्मिनी और नाथन बहुत ज़्यादा डाउरी मनी नहीं जमा कर पाते हैं, लेकिन फिर भी इरावती इतनी सुंदर होती है कि उसकी शादी अच्छे घर में हो जाती है. शादी की तैयारियों में, शादी में और डाउरी मनी देने में घर के बहुत सारे सेविंग्स खर्च हो जाते हैं. प्लस उस प्रिपरेशन में ये लोग इतने बिजी होते हैं कि मॉनसून की जो तैयारी ये करते, अपने घर के दीवार को थोड़ा मजबूत कर लेते, या फिर जो छत है उस थैच्ड रूफ ही था, पत्तों का ही एक छत जैसा था, पर उसको वो और स्ट्रॉन्ग करते. इन सब की तैयारी वो नहीं कर पाते हैं. ना ही अपनी ज़मीन को वाटर लॉगिंग से बचाने की तैयारी वो कर पाते हैं, मतलब पानी जमा ना हो ज़मीन में या कम से कम जमा हो उस ज़मीन में जहाँ वो खेती करते हैं. इस स्टोरी में रुक्मिनी का एक डायलॉग है कि नेचर एक वाइल्ड एनिमल है जिसे हम ट्रेन करते अपनी बेनिफिट के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, अपने हिसाब से. बाद में वो ये भी कहती हैं कि नेचर सबसे ज़्यादा तभी अटैक करता है जब हम अनप्रिपेयर्ड होते हैं, और एग्जैक्टली वैसा ही इनके साथ भी होता है. बेटी की शादी में ये तो कुछ प्रिपरेशंस कर ही नहीं पाते जो प्री मानसून ये करते थे यूजुअली, और इस साल मानसून भी अपने समय से पहले आता है
और सिर्फ समय से पहले नहीं बल्कि और भी ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ आता है। बारिश इतनी तेज़ होती है कि इनका जो मिट्टी का घर है वो भी बह जाता अगर नाथन और रुक्मिणी ने उसे थोड़े ऊंचे जगह पर न बनाया होता। एक्चुअली ये जो स्टोरी है वो इंडियन विलेज की जो गरीबी है उस वक्त जब ये स्टोरी लिखी गई थी उस चीज़ को डिनोट कर रहा है। सो दिस नॉवेल वॉज रिटन इन 1954। इंडिपेंडेंस पीरियड के ठीक बाद का समय है और क्लियर है कि हमारे देश में गरीबी नहीं गई थी। तो कमला मार्कंडे अपने पहले नॉवेल से यहाँ के विलेज के सिचुएशन को समझाने की कोशिश कर रही हैं। प्लस आप आगे चल के स्टोरी में देखेंगे कि जो सिंपल लोग हैं रुक्मिणी के जैसे, वो सिंपल भी हैं एट द सेम टाइम स्ट्रॉन्ग भी हैं, और जो उनकी एक सिंपल बिलीव्स है, एक पॉजिटिविटी है, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है लाइफ के प्रति, वो उन्हें कमी में भी, बहुत प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में भी खुश रखती हैं। और अगर फैमिली साथ है तो उसकी हैप्पीनेस को कैसे फील किया जाए, इस चीज़ को इस स्टोरी के थ्रू, इस नॉवेल के थ्रू कमला मार्कंडे दिखाना चाहती हैं। मैंने बताया कि वो मिट्टी का घर था, लेकिन चूंकि हाइट पे बना था इसलिए बाढ़ के पानी से वो बहा नहीं, लेकिन छत को उन्होंने रिपेयर नहीं किया था अपने झोपड़ी के, जिसके कारण से वो चू रहा था। बहुत बारिश हो रही थी तो वो चूने लगा। तो जहाँ जहाँ चूता था वहाँ वहाँ ये लोग बर्तन एक लगा देते थे जिससे कि घर का ज़मीन न गीला हो। लेकिन धीरे धीरे करते करते बारिश इतनी तेज़ हो गई कि बर्तन कम पड़ गए और पानी जहाँ जहाँ से चू रहा था वो जगह ज़्यादा हो गए और इस वजह से पूरे घर में पानी भर गया। शादी के वक्त कुछ जलावन की लकड़ी ये लोग लेकर आए थे, फायरवुड्स लेकर आए थे, वो बचे थे, तो उसको जलाकर इन लोगों ने कोशिश की कि इतना ठंडा हो गया है, छोटे बच्चे, कहीं किसी की तबीयत ना खराब हो जाए, तो इन्होंने लकड़ी को जलाया उस वक्त, लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। बारिश और तेज़ होती चली गई, आंधी तूफान आता चला गया और इनका जो पैडी का क्रॉप था, क्योंकि मॉनसून का सीज़न है, उस वक्त हम धान लगाते हैं जिससे राइस तैयार किया जाता है, तो पैडी खेत में लगे थे और वो पूरा खेत ही पानी में जैसे डूब गया हो। नाथन जो यूजुअली बहुत कम बोलता था पर टू द पॉइंट बोलता था, उसने क्लियर कर दिया इस बात को कि इस साल हमें बहुत कम खाने को मिलेगा, क्योंकि इनकी पूरी खेती ही बर्बाद हो गई, इनके सारे धान ही बर्बाद हो गए। इरावती की शादी होने के बाद भी अभी इनके पास 6 बच्चे और थे और ऑलरेडी इनके घर में कम खाना था, ये लोग बहुत ज़्यादा कोई लैविश खाना तो खा नहीं रहे थे। तो जब बच्चों ने सुना कि अब हमें और कम खाना मिलेगा तो वो बहुत उदास हो गए। वैसे ही वो बच्चे कोई बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में तो थे नहीं, उनके घर की ज़मीन में पानी भरा हुआ था और उसी पर वो बैठे थे और लगातार 8 दिन रात बारिश होती चली गई और 8वें रात को बिजली भी गिरी, जो कि रुक्मिणी और नाथन के एक कोकोनट पेड़ के ऊपर गिर गई और जो कुछ भी इनके पास बचा था वो भी अब ख़त्म हो गया। इनका एक वेजिटेबल गार्डन था, वो ऑलरेडी पानी के वजह से डैमेज हो चुका था, तो इनके फूड के जो कुछ भी सोर्सेस थे उस बारिश में इन्होंने लूज़ कर दिए। उस भयानक रात के बाद, जिस रात बिजली गिरी थी, आंधी तूफान इतनी तेज़ चली थी, अगला दिन थोड़ा शांत था और रुक्मिणी और नाथन अपने घर से बाहर गांव में निकले सर्वे करने के लिए कि उनकी कितने डैमेज हुए हैं और उनके पड़ोसियों को क्या क्या नुकसान हुआ है, गांव में कितना नुकसान हुआ है। और अगर उस गांव में दूसरे लोगों का नुकसान देखा जाए तो उसकी तुलना में शायद उनका नुकसान कम ही था। ये शो करता है उस वक्त के लोगों के अंदर जो एक ऑप्टिमिस्टिक थॉट्स आते थे, किस तरह से देखते थे कि लोगों के पास मेरे से ज़्यादा दुख है और अपने दुख को कम समझकर वो उसी में अपने लिए खुशी ढूंढ लेते थे। नाथन और रुक्मिणी ने देखा कि गांव में कुछ लोगों के घर के लोग भी मर गए हैं, जैसे गांव के 6 लोग ऑलरेडी मर चुके थे। रुक्मिणी की एक नेबर थी काली, उसकी फ्रेंड भी थी वो, उसका घर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। रुक्मिणी को सब लोग गांव में रुकू कहते थे, तो काली रुकू के घर भी आती है ये कहने के लिए कि तुम अपने नारियल के पेड़ का कुछ पत्ता हमको दे दो, अपनी झोपड़ी के छत को उससे कवर करेंगी, फिर से रिपेयर करेंगी, क्योंकि उसके कोकोनट ट्री में भी अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी बिजली ने उसके पूरे कोकोनट ट्री को जला दिया था और जो कुछ भी बचा था अब उससे उसे अपने घर को रिपेयर करना था, इसलिए रुक्मिणी काली की मदद नहीं कर पाती है।
नाथन और रुक्मिणी प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तैयार हो रहे होते हैं कि वो बगल के मार्केट में जाएंगे, बगल के टाउन में जाएंगे कि वो अपने घर के लिए कुछ राइस खरीद के रख ले और पाम लीव्स ले आएँ ताकि वो अपने छत को रिपेयर कर सकें और मानसून में जो फर्दर बारिश होगी उसमें उनका छत लीक ना करे। तो यूजुअली पहले लोग अपने रुपयों को कहाँ रखते थे? जहाँ पर एक स्टोर रूम है जहाँ पे कुछ अनाज वो रखते हैं, उसी में एक बोरी में, एक सैक में वो अपने रुपयों को भी रख देते थे। तो उसी तरह से ग्रेनरी में वो जाते हैं ये देखने के लिए कि उनके पास अब कितने रुपए बचे हैं। रुक्मिणी याद करती है कि जब उसकी शादी हुई होती है नाथन से, उस वक्त वो रुपए रखने वाला जो थैला रहता है, जो सैक रहता है, बोरी रहता है, वो काफ़ी भारी हुआ करता था और अभी जा कर के उसमें सिर्फ 12 रुपए बचे हैं। और इसलिए वो प्लान करते हैं कि वो अपने घर को रिपेयर करने के लिए 2 रुपए से ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे। वहीं नाथन मार्केट की तरफ जब निकलते हैं तो वो देखते हैं पूरे गांव में बर्बादी जैसे छाई हुई थी। बहुत सारे घर तो अब बचे ही नहीं थे, उनकी सिर्फ डेब्रिस बची थी। बहुत सारे पेड़ अपनी जगह से उखड़कर स्ट्रीट्स पे गिर गए थे। लेकिन इस बर्बादी के बीच जो टैनरी था वो एकदम मजबूती से खड़ा था। नो, व्हाट इज़ अ टैनरी? टैनरी एक फैक्ट्री होता है, एक प्लेस होता है जहाँ पे एनिमल स्किन को प्रोसेस किया जाता है केमिकल्स की हेल्प से और फिर उसी से लेदर तैयार होता है और फिर उसी लेदर से लेदर की चीज़ें बनती हैं जैसे बेल्ट, पर्स, जैकेट, शूज़, ये सब। तो एक तरफ टैनरी डेवलपमेंट की निशानी तो थी ही, लेकिन उसके साथ साथ वो गांव के लोगों के लिए प्रॉब्लमैटिक भी थी। टैनरी में माना बहुत सारे लोग काम करते थे, लेकिन वो बाहर के वर्कर्स थे ज़्यादातर, गांव के कम वर्कर्स थे। और दूसरी चीज़ कि उन्हें वेजेस ज़्यादा मिलते थे, जिसके कारण से गांव में महंगाई भी बढ़ रही थी। क्योंकि उन्हें ज़्यादा वेजेस मिलते थे तो वो ज़्यादा स्पेंड करने के लिए तैयार होते थे और इसलिए चीज़ों के दाम बढ़ रहे थे। प्लस टैनरी ब्रिटिशर्स या फिर जो शहर के लोग हैं उनका इंट्रूडेंस दिखाता है गांव में कि किस तरह वो गांव में घुसकर वहाँ फैक्ट्री सेटअप करते हैं और गांव का जो अपना एक इकोसिस्टम है, जो अपना एक लिविंग स्टाइल है, उसको डिस्टर्ब करते हैं, डैमेज करते हैं। और जैसे जैसे नाथन और रुक्मिणी गांव की तरफ आगे बढ़ते हैं वो देखते हैं कि चारों तरफ बर्बादी है, डिस्ट्रक्शन है और तब वो डिसाइड करते हैं कि बाज़ार जाने में कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि शायद ही अब कोई होगा जो हमें कुछ बेचेगा। गांव में शायद कुछ बचा ही नहीं हो जिसे बेचा जा सके। जब वो घर वापस आते हैं और उनके बच्चे देखते हैं कि वो खाली हाथ लौटे हैं तो वो उदास हो जाते हैं और बहुत रोने लगते हैं। रुक्मिणी अपने बच्चों से कुछ कह नहीं पाती, वो रात भर जगी रहती है और उस ड्रम की आवाज़ को सुनती है। मीन्स जब कोई बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली होती है या कोई डिज़ास्टर हो जाता है या होने वाला होता है तो एक वार्निंग में पहले ज़माने में ड्रम बजाया जाता था। तो उस ड्रम की आवाज़ को सुनती है और वो ये समझती है कि अभी जो डिफ़िकल्ट फेज़ है हमारे लाइफ का, इससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आने वाली है। अगले दिन रुक्मिणी और नाथन फिर से निकलते हैं मार्केट की तरफ और वो हनुमान के पास जाते हैं। हनुमान वॉज द राइस मर्चेंट ऑफ द विलेज। वहाँ पर वो देखते हैं कि हनुमान बहुत हाई प्राइजेस पे राइस बेच रहा है। वो बहुत कोशिश करते हैं दाम को कम कराने की, पर उन्हें 2 रुपए में सिर्फ 2 पाउंड राइस ही मिल पाता है, जो कि उस ज़माने में बहुत कम था। और हनुमान उन्हें बदले में ये कहता है कि तुम ऐसा नहीं सोचना कि मैं बहुत दाम ले रहा हूँ, क्योंकि जो टैनरी में वर्कर्स काम करते हैं वो इससे ज़्यादा दाम देने के लिए भी तैयार थे। जब वो मार्केट से वापस घर लौट रहे होते हैं तो वो केनी से मिलते हैं कि ये वही डॉक्टर है जिससे रुक्मिणी ने अपने इनफर्टिलिटी का इलाज कराया था अपने मायके में। जब वो अपने मायके अपनी बीमार माँ से मिलने जाती है उस वक्त वो इन लोगों को देखता है, इनकी सिचुएशन को देखता है और गांव की सिचुएशन को देखता है, तो वो क्लियरली समझ जाता है कि ये लोग भूखे मर रहे हैं। और ये उनसे डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछ देता है कि आप लोगों को तो बहुत प्रॉब्लम है, आपको तो स्टार्विंग की सिचुएशन है। और तब ये लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, अभी उनके पास कुछ राइस है जो कुछ दिनों तक तो चल ही जाएंगे, एटलीस्ट अभी तो उनका पेट भर ही देंगे। और इस बात पर केनी बहुत गुस्सा हो जाता है, कहता है कि इतनी अच्छाई, इतना सीधापन भी अच्छा नहीं है। आप इंडियंस के पास कुछ भी नहीं है, आप लोग इतना चुपचाप हर कुछ सहते हो, आप लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाते, क्यों नहीं गलत के खिलाफ खड़े होते हो, क्यों नहीं जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जो हाई रेट
इंटरेस्ट लेते हैं आप लोगों को लोन देने के लिए, या जिस ज़मीन पर आप खेती करते हो उसके मालिक वो बन बैठे हैं। तो इतनी जो गलत चीज़ें आपके चारों तरफ होती हैं, आप लोग उसको क्वेश्चन क्यों नहीं करते, उसके खिलाफ लड़ाई क्यों नहीं करते, आप लोग चुपचाप हर चीज़ को क्यों एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्चुअली केनी का अपना भी फ्रस्ट्रेशन रहता है। वो रहता तो बहुत अच्छा आदमी है, वो गरीबों की बहुत मदद करना चाहता है, वो ब्रिटेन से फंड इकट्ठा करके लाता है और गाँव में इन गाँव वालों के लिए एक हॉस्पिटल भी बनाता है। लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ बहुत डिस्टर्ब रहती है, उसकी वाइफ उससे अलग हो जाती है, उसके बच्चे उससे अलग हो जाते हैं क्योंकि वो थोड़ा इम्पेशेंट रहता है। और शायद इसीलिए उसे रुक्मिणी और नाथन को देख करके या तो जेलसी होती होगी या फिर उन्हें समझ नहीं पाता होगा कि इनके पास इतना कम है फिर भी ये खुश कैसे हैं, फिर भी इनके चेहरे पर हमेशा एक स्माइल कैसे रहती है, ये पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कैसे रह सकते हैं। वो इनसे कहता है कि अभी एक ऐसा वक्त है जब तुम्हें मदद के लिए आवाज़ उठानी चाहिए और तुम लोग यहाँ चुपचाप बैठे हो कि हाँ कुछ दिनों का इंतज़ाम हो गया खाने का, जबकि तुम्हें पता है कि अब सफिशिएंट खाना तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम नए फसल लगाओगे और वो मैच्योर होके हार्वेस्ट होंगे। रुक्मिणी और नाथन एक दूसरे को देखते हैं और डिसाइड करते हैं कि ये पागल हो गया है शायद, इसलिए ये इतना गुस्सा हो रहा है। गुस्सा आने की तो कोई वजह नहीं है और उसे छोड़कर वो अपने घर की तरफ चले जाते हैं। अब जब वो घर जाते हैं तो कुछ अच्छा हो रहा है ऐसा उन्हें लगता है, क्योंकि जिस पैडी के फील्ड में पानी जमा था वो धीरे धीरे उस पानी को हटा रहे हैं और देख रहे हैं कि कुछ ग्रेन्स, राइस के कुछ ग्रेन्स बचे रह गए हैं और उस ज़मीन पे जो पानी लगा था उसमें बहुत सारी मछलियां हैं जिसे बच्चे नेट्स में पकड़ लेते हैं। तो हालांकि बहुत ज़्यादा खाना तो नहीं है पर इतना खाना है कि वो लोग अपना पेट भर सकते हैं और फिश है तो न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाएंगे। तो उस दिन वो पूरा परिवार लेट रात तक जगा रहता है। पहले वो मछलियों को साफ करता है और राइस के ग्रेन्स जो खेत से वो लोग लाए रहते हैं उसे उसके हस्क से, उसके छिलके से, उसके भूसे से वो लोग अलग करते हैं। ये सब काम में थोड़ा लेट हो जाता है और ये सब करके जब वो रात में एक अच्छा खाना खाते हैं जिसमें फ़िश रहता है, राइस रहता है, तो उन्हें ये सेटिस्फैक्शन होता है कि चलो अभी के लिए तो हमारा पेट अच्छे से भर गया। और रुक्मिणी फिर से सोचने लगती है, सपने देखने लगती है कि वो फिर से वेजिटेबल्स लगाएगी, किसे ग्रो करेगी और उसके फूड के जो स्टोर्स हैं वो भरेंगे फिर से, और भरपेट खाना खाने के बाद वो एक गहरी नींद में सो जाती हैं। सो गाइज, होप आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई हो। वैसे तो इस नॉवेल में और भी कुछ कैरेक्टर्स हैं पर इस स्टोरी से रिलेटेड इतने ही कैरेक्टर्स थे जितने मैंने आपको बताए। लेकिन अगर आपको पूरा नॉवेल की समरी जाननी है और सारे कैरेक्टर्स के बारे में जानना है तो मैंने उन पर भी वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर उसे देख सकते हो और पूरे नॉवेल को भी अच्छे से समझ सकते हो जिससे कि आपको क्वेश्चन आंसर्स में कोई भी डाउट न रहे। See you in the next video with a new topic. Till then, keep smiling, have wonderful days, and if you like the video, hit the like button. और अगर आप मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो मैंने अपना UPI ID डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उस पर जाकर के अपने डिज़ायर्ड पेमेंट्स कर सकते हैं। और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनके भी डाउट्स क्लियर हो जाएं। थैंक्स अ लॉट।